वन और जी डायनेस्टी सीजन 2 का पार्ट 10 एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने सीजन 1 और जी डायनेस्टी के सीजन 2 के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फर्स्ट सोल लैंड पार्ट 51 को देखते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाउ पोसेइडन पवेलियन में मेडिटेट कर रहा था और फिर तभी उसकी सोल पार 30 को पार कर जाती है। ज़्याओ ज़्याओ भी सोल पार 30 को पार कर गई है और तीनों ही काफी खुश है। लेकिन तभी वहाँ एक भूकंप सा आने लगता है और एक बहुत ही गहरी आवाज में एक आदमी बोलता है कि स्वानजी बाहर निकलो। यू हाउ के पास मिस्टर मू बैठे हैं और वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसको मास्टर स्वानजी और बाकी लोग संभाल लेंगे। ये बहुत सारे लोग आए हैं और मिस्टर स्वानजी भी एकेडमी के ताकतवर लोगों को साथ लेकर आगे आसमान में चले जाते हैं। एकेडमी के सारे डिसाइबल्स अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं और फिर सामने से न्यू मेनन सेक्ट के ताकतवर लोग आते हैं। इसका नाम तू लाओ हुआई है और मिस्टर स्वानसी कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम एक युद्ध शुरू करना चाहते हो। तू लाओ कहता है कि अपनी नॉनसेंस बंद करो और हमें यू हाउ को दे दो। यू हाउ जब ये सुनता है कि ये मेरे लिए आया है तो शॉक हो जाता है। मिस्टर मू से बताते हैं कि ये न्यू मेन सेक्ट से है और ये काफी ज्यादा ताकतवर है जो पॉइजन से भी नहीं मर सकता है। न्यू मेनन सेक्ट हमेशा से डोमिनेट करता आया है आसपास की सेक्ट्स को और वो डिफेंस में भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो अपने डिसाइपल्स की बहुत अच्छे से केयर और प्रोटेक्शन करते हैं। तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज तुम्हारी ओरिजिनल मार्शल सोल है, इसलिए न्यू मेनन सेक्ट तुम्हें अपना डिसाइपल यानी अपना मेंबर मानता है। स्पिरिचुअल आइज के मामले में न्यू मेनन सेक्ट से ज्यादा रिसर्च और किसी ने भी नहीं की है। तो अगर तुम चाहो तो तुम न्यू मेनन सेक्ट में जा सकते हो क्योंकि उसके पास जरूर कोई तरीका होगा जिससे वो तुम्हारे सेकंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कर सकते हैं। ओरिजिनल मार्शल स्पिरिट ऑर्डिनरी मार्शल स्पिरिट से अलग होती है और उसे सेकंड टाइम अवेक करना बिल्कुल पॉसिबल है। अवेकनिंग के बाद मार्शल सोल का लेवल और ज्यादा गहरा हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बताओ क्या तुम न्यू मेनन सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो। यू हाउ साफ मना कर देता है कि श्रेक मेरा घर है और भला कोई अपने घर को कैसे छोड़ सकता है। मैं श्रेक को छोड़ने का फैसला अपनी जिंदगी में कभी नहीं लूंगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर स्वानसी अपने मार्शल अवतार में आ जाते हैं और दो लॉगार्ड भी उस पर अटैक करने के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उन दोनों के हमले के विस्फोट से दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। तू लाओगाय कहता है कि तुम और मैं दोनों ही लेवल 98 पर है, लेकिन मेरे पास 2 लाख साल पुरानी सोल रिंग ज्यादा है जिससे अगर तुम में और मुझ में फाइट होगी तो मैं जीत जाऊंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। अब तभी वहाँ पोसेइडन लाइट आती है और दू लाओगाय ये देखकर शॉक हो जाता है कि मिस्टर मू मरे नहीं है। मिस्टर मू कहते हैं कि लगता है कि तुम इतिहास को भूल गए हो जो फिर से यहाँ हमें तंग करने चले आए। तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि यू हाउ ने यही रुकने का फैसला किया है, इसलिए अब तुम और कोई कैलकुलेशन मत करो। अगर करोगे तो तुम्हारी तेल भी आज से 13 दिन बाद मना दी जाएगी। तू लाओगाय समझ जाता है कि समझदारी अभी पीछे हटने में ही है, इसलिए वो कहता है कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए आपकी खातिर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन यू हाउ पर हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। तू लाओगाय अब अपने डिसाइपल्स को वापस चलने को कहता है और कहता है कि हम आपसे बाद में मिलेंगे। मिस्टर जुआन अब मिस्टर मू के आगे आता है और उनको ग्रीट करता है। मिस्टर मू शाओसे को सिटी के लोगों के पास जाकर उन्हें शांत करने को कहते हैं क्योंकि वो अभी बहुत डर गए हैं और बाकी सभी को वापस जाने को कहते हैं। लेकिन वो मिस्टर जुआन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा इतना गुस्सा रहने की जरूरत नहीं है कि वो किसी का भी हमारे सामने ऐसे एरोगेंट बिहेव करना नहीं सह सकते हैं। मिस्टर मू उसे समझाते हैं कि न्यू मेनन सेक्ट का वो लीडर भी बहुत ज्यादा बड़ी हस्ती है। मैं एक बार उससे लड़ चुका हूँ, हालांकि मैं उससे जीता था, लेकिन वो सिर्फ मेरा लक था। उससे लड़ने से ही मैं घायल हुआ था और मेरे शरीर में ये हमेशा के लिए डिसेबिलिटी आ गई थी। ड्रैगन गॉड दोलो ने पहले ही अपनी ग्लोरी खो दी है, वो अपने बारे में कह रहे हैं क्योंकि पहले उसको सभी ड्रैगन गॉड दोलो के नाम से जानते थे, लेकिन अब उनका डर कहीं नहीं रहा है। मिस्टर स्वान कहते हैं कि आप ऐसा ना कहो, आप श्रेक एकेडमी के सबसे ज्यादा सीनियर मेंबर हो और हमेशा रहोगे। मिस्टर मू कहते हैं कि इंसान को कभी न कभी तो ऊपर जाना ही होता है और लगता है कि मेरा अंत अब दूर नहीं है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये आप क्या कह रहे हो। मिस्टर मू हंसते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अभी मैं नहीं मरने वाला हूँ। वो यू हाउ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जब मैंने पहले तुम्हें देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम अपने साथ कई कहानियाँ लेकर आए हो और उन सभी कहानियों में बेइंतहा दर्द है।
ये सुनकर वैंग डांग और xiao xiao को भी बुरा लगता है, लेकिन मिस्टर मू उसे समझाते हैं कि तुम अब उस दर्द को पी जाओ, क्योंकि अब तुम बड़ा सोल मास्टर बनने की राह पर आ गए हो। अब ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ हमेशा खुश रहो। यू हाउ भी काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस एकेडमी ने इसे बहुत कुछ दिया है और आज से मैं तुम्हें अपना डिसाइपल घोषित करता हूँ। और जब तक तुम एक भी दिन श्रेक एकेडमी में हो, श्रेक एकेडमी तुम्हें हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगा। मिस्टर जुआन कहते हैं कि तुम ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी से उनके डिसाइपल बनो। यू हाउ अभी तक सदमे में था कि मिस्टर मू ने उसे अपना डिसाइपल बना दिया है, इसलिए वो कुछ रिएक्शन ना दे पाया, लेकिन होश संभालते ही वो उन्हें छूकर ग्रीट करता है और उन्हें मेंटर कहकर संबोधित करता है। मिस्टर मू उसे खड़ा करते हैं और फिर वैंग डांग और xiao xiao की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम दोनों भी बहुत अच्छे हो। xiao xiao तुम मिस्टर जुआन जी के अंदर रहकर कल्टीवेट करोगी। वो जुआन जी के आगे जाकर झुकती है और उन्हें अपना मेंटर स्वीकार करती है। मिस्टर जुआन जी उसे खड़ा करते हैं और फिर मिस्टर मू वैंग डांग से कहते हैं कि तुम्हारे पास लाइट एट्रीब्यूट है, तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ इस टाइम पीरियड के लिए। वैंग डांग कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, मेरा लाइट एट्रीब्यूट का मार्शल सोल है जो आपसे मैच करता है, तो मैं भी आपका फेवरेट हमेशा के लिए डिसाइपल होना चाहिए ना। मिस्टर मू काफी हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम भी मेरे क्लोज डिसाइपल हो। वैंग डोंग भी खुश होकर उनके सामने झुकता है और उन्हें मेंटर कहकर पुकारता है। अब ये बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ एक और विजिटर आता है। मिस्टर स्वाति तुरंत उसे देखने जाते हैं और बाहर जाकर वो किसी को नहीं पाते। हालांकि उन्हें एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा का अनुभव हो रहा है, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करके स्पेस टाइम के फैब्रिक्स को तोड़ते हैं और वहाँ से सन एंड मून एम्पायर का राजा निकलता है और वो कहता है कि क्या इस तरह से श्रेक अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है। मिस्टर स्वांसी उन्हें रिस्पेक्ट से मास्टर मिंगते बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखकर मिंगते हैरान हो जाता है कि ये मुझे पोसिडियम पवेलियन में आने दे रहा है। मिस्टर जुआन से मिस्टर मू ने ही कहा था कि जो भी हो उसे यहाँ अंदर ले आना और जियान लिंगर से पूरी सोल डिफेंस एकेडमी को बाहर के जंगलों में जाने को कह दो। मिस्टर जुआन ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मिंगते मिस्टर मू को ग्रीट करके उनका नाम पूछता है, जिस पर मिस्टर मू खुद को ड्रैगन गॉड डॉलो कहकर पुकारते हैं। मिंगते उनके सामने ग्रीट करके उनसे माफी मांगता है कि माफ करना, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। मिस्टर मू कहते हैं कि क्या तुम स्पॉट ऑफ डिवाइन जजमेंट के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि हम वो तुम्हें नहीं दे सकते हैं। उस स्पॉट ने हमारे डिसाइपल को बहुत ज्यादा घायल कर दिया है, उसकी अब मरने जैसी स्थिति है, लेकिन हम तुम्हें ये जब लौटा सकते हैं अगर तुम्हारे पास हमारे डिसाइपल को ठीक करने का कोई रास्ता हो। मिंगदे उस स्टूडेंट को देखने को कहता है और सभी अब माँ xiao tiao को जहाँ रखा है वहाँ जाते हैं। वहाँ माँ xiao tiao बर्फ की सिल्ली पर सील हुई पड़ी है। उसकी ये हालत देखकर यू हाउ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मिस्टर स्वान उसे शांत करते हैं और मिंगदे अब इसकी हालत को देखते हैं। ये एलियन फायर का ब्लैक स्लैश है और डार्क बार अंदर तक घुस चुकी है और मुझे डर है कि अगर फोर्सफुली इसको बाहर निकाला गया तो बॉडी को भी हार्म हो सकता है, इसलिए अभी के लिए तो यही सही है कि इसको ऐसे ही सील रखा जाए। मिंगदे कहते हैं कि अगर यही बात है तो अभी हम स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को नहीं लौटा पाएंगे और तुम हमारे साथ अब सेकंड फ्लोर पर चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या तुम बता सकते हो कि पोसिडियन पवेलियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मिंगदे तक? मिंगदे कहता है कि ये तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैंने पोसिडियन पवेलियन को अच्छे से नहीं जाना है। क्यों न मैं और मिस्टर स्वान फाइट कर लेते हैं और फिर पता ही चल जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारे बीच 100 मीटर का डिस्टेंस होगा तो मिस्टर स्वान जीत जाएंगे। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होकर 1 किलोमीटर का हो जाएगा तो मैं खुद को बचाकर भाग सकने में कामयाब हो पाऊंगा, लेकिन अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर का होगा तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। और अगर कोई हमारे बीच युद्ध होगा तो मिंगदे तान तो पक्का जीत जाएगा ही। मिस्टर मू कहते हैं कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। मैं एक बार तुम्हारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट आया था और वहाँ तुमने काफी अच्छी तरक्की की है। लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सोल गाइड टूर मार्शल सोल मास्टर को हमेशा के लिए ओवरकम कर देंगे। फिर वो लोग स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करते हैं कि हमें इसकी तरफ भी आगे देखना चाहिए ताकि हमारी टेक्नोलॉजीज और मेथडोलॉजीज आपस में एक्सचेंज हो सके। अब इस विजिट के लिए मिंगदे उन्हें एक लेवल 9 का डिफेंसिव सोल गाइड टूल गिफ्ट में देता है कि इसका नाम रेड डस्ट ब्लेसिंग है और फिर अब वो उनसे विदा मांगता है। मिस्टर स्वान उसे बाहर ले जाने लगते हैं। अब कभी उसके जाते ही सोल गाइडेंस डिवीजन के हेड यहाँ आते हैं और मिस्टर स्वान उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने वो कर दिया जो मैंने कहा था, जिस पर वो दोनों खुश होकर हाँ कहते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मिंगदे यहाँ एक मोटिव से आया था।
मिंगदे यहाँ आकर बड़े बड़े सोल मास्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था ताकि बाकी लोग यहाँ श्रेक एकेडमी के चारों तरफ सोल गाइडेंस टूल की कैनन्स इंस्टॉल कर सके, और इसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन श्रेक एकेडमी की सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट ने मिस्टर मूक के कहने पर इस पॉसिबिलिटी को भांप लिया और उन्हें उन सभी वेपन्स को खराब कर दिया है। ये देखकर मिंगदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि श्रेक एकेडमी तो हमसे ज्यादा स्मार्ट निकला, और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब हम जी डायनेस्टी को देखेंगे। तो अब हम जी डायनेस्टी सीजन 2 का पार्ट 10 देखेंगे, लेकिन अभी इसे शुरू करने से पहले हम पिछले पार्ट का एक रिकैप देख लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जाओ फेंग और लू उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से उस ट्रेजर की एनर्जी निकल रही थी। हालांकि यहाँ आकर इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को वो ट्रेजर नहीं लेने दे सकते थे। वैसे अब उसी दौरान बाकी सभी भी वहाँ पहुँचते हैं। अब शायद उनमें भी लड़ाई हो सकती थी, लेकिन ऐसा होने के पहले ही अचानक से वहाँ पर उस ट्रेजर का प्रोटेक्टर आ जाता है, जो कि वही जायंट स्नेक है जो इन्हें पहले मिला था। और उसके आने के साथ साथ यहाँ उस गुफा का दरवाजा भी खुलने लगा था, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए खुलता है। इस वजह से वह भी कोशिश कर रहे थे कि वह उस गुफा में जा सके, लेकिन यहाँ वो जायंट स्नेक उन्हें रोक रहा था। हालांकि जाओ फेंग किसी तरह से उस गुफा में जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि वो जायंट स्नेक लू पर हमला करने वाला है। इसलिए अब ये देखते हुए लू को बचाने के लिए जाओ फेंग लू को अपने साथ सीधा ही उस गुफा में ले आता है, जिसके बाद वो गेट बंद हो गया और वो जायंट स्नेक बाकियों पर हमला करने लगा था। वैसे उस जगह पर जाओ फेंग के गोस्ट सेक्ट से आए हुए वो दो मास्टर भी आ गए थे, जो अभी किसी तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें सबसे पहले इस गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक अभी फेंग, ज़ियायू और उस मॉन्क पर हमला कर रहा था। उसके अटैक बहुत पावरफुल थे, इस वजह से इन तीनों को ही बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। साथ ही अभी उस जायंट स्नेक के मुंह से पॉइजनस ऑरा भी निकल रहा है, जिस वजह से ये चाहते हुए भी उसके करीब नहीं आ सकते थे। वैसे वो ये जानते थे कि जायंट स्नेक से लड़ना एक बेवकूफी होगी, इसलिए उन्हें बस किसी तरह से उस गेट के पास पहुंचना है, क्योंकि वो उस गुफा के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन उस जायंट स्नेक के होते हुए ऐसा करना नामुमकिन था। अब तभी अचानक से वहाँ एक और स्पिरिचुअल बीस्ट आ चुका था। ये एक फायर फिनिक्स थी, जो कि साइज में जायंट स्नेक की तरह ही बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और अब उसके आते ही उन दोनों बीस्ट में लड़ाई शुरू हो गई थी। वैसे इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ गुफा के अंदर जाओ फेंग को देखते हैं। वह अभी बेहोश था, लेकिन जिया हुई उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तभी अचानक से वहाँ बहुत सारी गोल्डन एनर्जी फैलने लगती है। ये वही एनर्जी थी जो कि कुछ देर पहले उस गुफा से निकलते हुए सभी को यहाँ खींच कर लाई थी। ये एनर्जी अभी जाओ फेंग की बॉडी में जाती है, जिसके बाद जाओ फेंग की बॉडी पर लगी हुई सभी चोट हील हो जाती है, और साथ ही इसके बाद अब उसे होश भी आ गया था। अभी वह पहले तो ये चीज देखकर हैरान था कि आखिर उसकी सारी चोट कैसे ठीक हो गई, लेकिन फिर तभी उसकी नजर पास में ही लेडी लू पर जाती है। वो भी अभी जाओ फेंग की ही तरह यहाँ आकर बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उसे देखने के बाद जाओ फेंग को अपनी लू के साथ वाली सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी थी। वो अभी वाली लू में पहली वाली लू को देख रहा था, लेकिन तभी इतने में ही लू को होश आ जाता है, जिससे अभी सिचुएशन थोड़ी वियर्ड हो गई थी, लेकिन उन दोनों के ही हाथ साथ में थे। वैसे फिर जाओ फेंग तुरंत ही अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। वैसे अब लू खड़ी हो जाती है। साथ ही अभी वो थोड़ी हैरान थी और सोच रही थी कि आखिर वे किस जगह पर आ गए। उसे बस इतना पता था कि वह उस गुफा के अंदर आ गए थे, और फिर तभी से वह बेहोश है। अभी लू को ये तो पता ही है कि उसकी जान जाओ फेंग ने ही बचाई है, इसलिए अब वो जाओ फेंग से इसकी वजह पूछती है। लेकिन इस पर जाओ फेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि जाओ फेंग के कहने के हिसाब से उसकी लू की जान बचाने के कोई इंटेंशंस नहीं थे। हालांकि असलियत तो सिर्फ हम ही जानते हैं। वैसे अभी लू को भी बहुत चोट लगी हुई थी, लेकिन तभी फिर से अचानक से ही वह गोल्डन एनर्जी वहाँ पर आती है और लू